Hello friends, welcome to Vast Tutorials. It is a platform to educate yourself. तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए लेके आए हैं स्टार्ट सेशन प्रोग्राम यानी कि एसएसपी, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं आपके हर स्टैंडर्ड के, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर को वीडियोस के जरिए। तो दोस्तों, इस सीरीज में अभी तक हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं आपके क्लास 5th से 10th तक की मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडीज़ की वीडियोस को। तो दोस्तों, अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक वस्त ट्यूटोरियल्स एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो दोस्तों, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। दरअसल आज बस ट्यूटोरियल एजुकेशन आपके लिए लाया है क्लास 9th के सोशल स्टडी सब्जेक्ट के हिस्ट्री पार्ट से उसका पहला चैप्टर, जिसका नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। आज इस वीडियो में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स पढ़ेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें हम जानेंगे कि फ्रांस में किस तरह क्रांति हुई और किस तरह उस रेवोल्यूशन से उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना और कैसा वो कॉन्स्टिट्यूशन था। इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, ये कहानी फ्रांस के बारे में है, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपका इसमें भी मन आसानी से लग जाएगा। तो दोस्तों, कहानी को आरंभ करने से पहले मैं इस कहानी के एक छोटा सा अंश आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इट्स ओनली द पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। दरअसल मैं बात करना चाहता हूँ 14 जुलाई 1789 की। इस दिन पेरिस के टाउन हॉल के सामने लगभग 7,000 लोग एक जगह इकट्ठा हुए और उन लोगों ने गैदरिंग कर ली, एक ग्रुप बना लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राजा ने जो उसकी सेना थी उसे जनता के बीच आने का आदेश दे रखा था और लोगों को ऐसा लगता था कि सेना को उनके ऊपर गोली चलाने का आदेश भी जल्द ही राजा के द्वारा दिया जाएगा, जिसके बचाव में लोगों ने एक जगह पे झुंड बनाया और उस ग्रुप से उन्होंने कार्य करना शुरू किया। लोग अब हथियार पाना चाहते थे, जिसके लिए वो वहां से इकट्ठा होकर बेस्टल के किले पर पहुंच जाते हैं और वहां की जेल में धावा बोलकर वहां से हथियार चुरा लेते हैं। साथ ही वहां पर कैद किए गए 7 कैदियों को भी वो मुक्त कराते हैं। और क्योंकि लोगों को राजा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रखा था, तो इसलिए वो सभी लोग मिलकर उस किले को भी ध्वस्त कर देते हैं। इसके उपरांत हमें जो भी घटनाक्रम हुई उन सभी को फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड करके देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको एक छोटी सी बात पता है? वो ये है कि ये जो पूरी की पूरी घटना हुई, ये सारी की सारी घटना की शुरुआत जो थी वो रोटी की बढ़ती हुई कीमत थी। इस कहानी में आगे बढ़ते हुए हमें इस बारे में पता चलेगा कि कैसे ये रोटी की कीमत बढ़ने की एक छोटी सी बात बैसिल के किले को गिराने तक पहुंच गई। तो दोस्तों, बने रहिए बस ट्यूटोरियल एजुकेशन के साथ और देखिए हमारी वीडियो को लास्ट तक। दोस्तों, कहानी आरंभ करने से पहले मैं इस कहानी के एक मुख्य पात्र लुइस 16 के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। ये उनकी पिक्चर है जिन्हें देखकर भी आप पहचान सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इनके बारे में ये पता करना आवश्यक है कि इनका जो जन्म था वो 23 अगस्त 1754 यानी कि 23 अगस्त 1754 में फ्रांस के पैलेस में हुआ था, एक राजमहल में हुआ था। जबकि इनकी जो मृत्यु थी वो 21 जनवरी 1793 यानी कि 21st सेंचुरी 1793 को हुई थी। दोस्तों, इनका जो वैवाहिक जीवन था, इनकी शादी मैरी ऑटनेट से हुई थी, जो कि 1770s से 1793 तक चली। साथ ही दोस्तों, इनका जो कार्यकाल फ्रांस के राजा के तौर पर रहा वो था 10 मई 1774 से 21 सितंबर 1792 तक। यहाँ तक ये फ्रांस के राजा बने रहे। दोस्तों, इनकी फैमिली के बारे में और जानते हुए हमें ये पता चलता है कि इनके कुछ संतानें थी, उनका नाम आपको इस वीडियो में दिया गया है, तो वहां से आप उनका नाम देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए और आपकी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको 1789 से पहले जो फ्रांस में सभ्यता थी, जो कल्चर था, उसके बारे में अवगत कराना चाहता हूँ।
दरअसल हम अब पढ़ने वाले हैं एस्टेट्स के बारे में, यानी कि वहाँ के समाज को 3 एस्टेट्स में बांटा गया था। दोस्तों, उसमें से जो सबसे पहला एस्टेट था उसका नाम था सेलर्जी। मतलब कि वहाँ की जो पादरी लोग थे, पादरी मतलब जो चर्च में रहने वाले लोग थे, उन लोगों का एक समूह था और ये फर्स्ट एस्टेट में आता था, यानी कि समाज का सबसे ऊंचा वर्ग। साथ ही दोस्तों, जो इस समाज का सेकंड एस्टेट था वो था नोबिलिटी, यानी कि कुलीन वर्ग, यानी कि बड़े बड़े जमींदार लोग। और साथ ही इसके अलावा जो तीसरा एस्टेट था वो खुद 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। उन 3 पार्ट्स में जो सबसे पहला पार्ट था उसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालत कर्मचारी और वकील आते थे। जबकि जो सेकंड पार्ट था उसमें किसान और कारीगर आते थे। इसके साथ ही इसके तीसरे खंड में छोटे किसान और ऐसे मजदूर जिनके पास जमीन नहीं थी और नौकर आते थे। इस तरह उनकी सामाजिक व्यवस्था बटी हुई थी। दोस्तों, आपकी एक और जानकारी के लिए मैं इस सोसाइटी के बारे में ये बता दूं कि यहाँ पर टैक्स देना सिर्फ अनिवार्य था तो थर्ड एस्टेट के लोगों के लिए। मतलब कि जिस व्यक्ति का जन्म फर्स्ट या सेकंड एस्टेट के लोगों के घर में हुआ है वो बचपन से ही टैक्स मुक्त है, मतलब उसे कोई भी टैक्स, कोई भी कर नहीं देना है। अब जब दोस्तों टैक्स की बात आ ही गई है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि टैक्सेस की व्यवस्था वहाँ पर किस तरीके से की जाती थी। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि वहाँ पे टैक्सेस कैसे लिए जाते थे। जो सबसे पहला टैक्स मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है फेड्यूल ड्यूज। दरअसल ये वो टैक्स था जो नोबल लोग यानी कि सेकंड एस्टेट के लोग लेते थे किसानों से। जैसे कि आपने और जगह भी देखा होगा, चाहे भारत के इतिहास में ही आप देखें कि जो किसान होते थे वो जमींदार को उसकी जमीन का ऊपर काम करने के लिए कुछ टैक्स देते थे। उसी तरह से वहां पर भी जमींदार जो लोग होते थे वो किसानों से ये टैक्स वसूल करते थे। इसे सामंती कर हिंदी में कहते हैं और फेडरल ड्यूज कहते हैं इंग्लिश में। साथ ही दोस्तों इसके अलावा वहाँ के जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उन लोगों को और भी टैक्स देने होते थे, जिसमें सबसे पहला जो टैक्स है वो है टाइथ। ये जो टैक्स है ये चर्च के द्वारा लिया जाता था, मतलब चर्च में जो काम करने वाले लोग यानी कि फर्स्ट एस्टेट के जो लोग थे वो इसको लेते थे और जितना भी किसान उगाता था उसके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 10% यानी कि 1/10 1/10 हिस्सा जो था वो किसको देना पड़ता था, चर्च में काम करने वाले लोगों को देना पड़ता था। इसके अलावा उन्हें एक और कर भी चुकाना होता था। उस कर का नाम था, उस टैक्स का नाम था टाइल। ये वो टैक्स था जो कि डायरेक्ट राज्य को दिया जाता था। मतलब कि किसी भी नेशन की या किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी स्टेट के लिए अगर डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए पैसे की जरूरत है और वो पैसा कौन देता है, जनता ही देती है। तो ये वही टैक्स था जो कि जनता वहां पे विकास के लिए या राजसी ठाट बाट के लिए प्रोवाइड कराती थी। तो इस तरह के टैक्स भी उन लोगों को देने पड़ते थे। अब दोस्तों हम ये तो जान चुके हैं कि किस तरह की वहाँ की राज्य व्यवस्था थी और कैसे उनको टैक्स देने पड़ते थे। अब मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जब लुइस 16 के राज्यकाल का समय आया उस समय पे फ्रांस का जो राज्य था वो बहुत बुरी तरह से कर्ज में दबा हुआ था। जितने भी कर्ज दाता थे उन लोगों ने फ्रांस के ऊपर अधिक ब्याज लगाने की मांग रखी और इसी वजह से राजा को बहुत सारा अमाउंट केवल उसका ब्याज उतारने में ही देना पड़ता था, जिसकी वजह से राजा बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त थे और उन्होंने इसी वजह से टैक्स बढ़ा दिए। अब जब टैक्स बढ़े हैं तो उससे कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ है। डेफिनेट बात है कि जो भी नुकसान हुआ है वो थर्ड एस्टेट को ही हुआ होगा, क्योंकि टैक्स सिर्फ थर्ड एस्टेट के लोग देते थे। अब जब ऐसा हुआ तो इसके लिए उनके लिए जीना दुश्वार हो गया। तो दोस्तों अब हम इसी स्थिति को पढ़ने वाले हैं। दरअसल अब हम पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने अपना जीवन यापन करने के लिए संघर्ष किया। केवल इतना ही नहीं कि टैक्स बढ़ने से ये सब हुआ, उसके साथ साथ ही अगर हम देखें तो 1715 में वहाँ की जो जनसंख्या थी वो 25 मिलियन थी, जबकि 1789 में वो जनसंख्या
28 मिलियन हो गई। इसका मतलब बहुत बड़ा बदलाव आया जनसंख्या में, जनसंख्या बढ़ गई, लेकिन जो प्रोड्यूस होने वाली फसलें थी वो तो उतनी की उतनी ही रही। इसलिए वहां के जो किसान थे उनके ऊपर ये दबाव भी बना कि वो सब लोगों को खाने के लिए सामान प्रोवाइड नहीं करा पा रहे थे। इसीलिए उनके जीवन में एक संघर्ष उत्पन्न हुआ और इसी चीज से उभरती है सबसिस्टेंस क्राइसिस। और ये क्राइसिस किस तरह से होती है उसको भी इस वीडियो में आप बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। दोस्तों, जब कभी भी कोई हार्वेस्ट खराब हो जाता है, यानी कि फसल कभी भी खराब हो जाती है, तो उसकी वजह से एक कंडीशन उभरती है कि अनाज की कमी आ जाती है। जब अनाज की कमी आ जाती है तो सीधी सी बात है कि अनाज की जो प्राइसेस हैं, जो कीमतें हैं, वो बढ़ जाएंगी। अब अगर प्राइसेस बढ़ गए, कीमतें बढ़ गई, तो जो गरीब है उसके लिए खाने के लिए सामान खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब उसके लिए अगर खाने के लिए सामान खरीदना मुश्किल हो जाता है तो उससे दो कंडीशंस उभरती हैं। एक तो ये कि वो लोग वीक बॉडीज वाले हो जाएंगे, यानी कि उन लोगों का जो शरीर है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। साथ ही अगर वो लोगों के अंदर गुस्सा भड़क गया तो दूसरा काम हो सकता है, और वो दूसरा काम ये है कि वो लोग अपने खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ने लग जाएंगे, सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर देंगे, रियोट्स उभरने लगेंगे। तो दोस्तों, ऐसा होने से सीधी सीधी कंडीशंस ये उभरती हैं कि वहां पर जो डेथ रेट है, लोगों के मरने की जो संख्या है, वो बहुत तेजी से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए ये जो स्ट्रगल है इसको सबसिस्टेंस क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमें ये तो पता चला कि किस तरह से वहां पर ये क्राइसिस आई। लेकिन दोस्तों, वहां के जो तीसरे स्टेट के लोग थे उन लोगों के अंदर अब जागरूकता आने का समय था। जी हाँ दोस्तों, अब ये वो समय है जिस समय वहां पर मिडिल क्लास उभरी। दरअसल उनके मन में ये भाव आया कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों के पास विशेष अधिकार है कि उन लोगों को टैक्स ही नहीं देना पड़ता, ये नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के जन्म के आधार पर हम उसे टैक्स से मुक्त नहीं कर सकते, ऐसा उनके मन में भाव आए। और इसी भाव के कारण मध्य वर्ग जो था वो उभरा था। दोस्तों, दरअसल मध्य वर्ग में वो लोग आते थे जो तीसरे एस्टेट के ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे थे, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे, वो लोग आते थे, जिसमें कि लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव्स, मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर जैसे लोग आते थे। दोस्तों, एजुकेटेड होने के साथ साथ ये लोग रिच भी थे, मतलब अमीर भी थे। अमीर कैसे थे? दरअसल ये लोग रेशम का व्यापार करने लगे थे। ये क्या करते थे, जो रेशम प्रोड्यूस होता था उसे विदेशों में बेचने के साथ साथ अपने ही नगर के जो अमीर लोग थे उन लोगों को भी बेच दिया करते थे, जिससे इन्हें भारी मात्रा में धन उपलब्ध होता था और ये लोग भी अमीर हो जाया करते थे। इस प्रकार मध्य वर्ग धीरे धीरे उभरने लगा। दरअसल मध्य वर्ग का यह मानना था, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कि किसी भी व्यक्ति को मिलने वाले विशेषाधिकार उसके जन्म पर आधारित नहीं होने चाहिए, उसकी योग्यता पर ही आधारित होने चाहिए। इसके उदाहरण स्वरूप जॉन लॉके और जीन जैकॉस रोसी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम था टू ट्रेड्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से उजागर किया है। उसके साथ ही दोस्तों, एक और बुक लिखी गई जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ये मॉन्टेस्क से के द्वारा लिखी गई थी और उन्होंने इसके अंदर एक गवर्नमेंट को किस तरह विधायकी में और किस तरह न्यायपालिका में बढ़ जाना चाहिए इसके बारे में बताया गया। जब अमेरिका आजाद हुआ उस समय अमेरिका में इसी बुक को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया और इसी बेस के ऊपर वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो दोस्तों, इस तरह से मध्य वर्ग धीरे धीरे उभरता चला गया। अब दोस्तों, जब इस तरह से मध्य वर्ग उभर जाता है तो सीधी सी बात है कि सरकार के और उन लोगों के बीच में एक बड़ा बदलाव आना तय है। यही समय है जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। हाँ दोस्तों, इट इज द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि क्रांति की यहीं से शुरुआत होती है।
दरअसल इस बात को समझने के लिए मैं अब आपको एक यात्रा पे लिए चलता हूँ। दरअसल मैं सबसे पहले आपको इस यात्रा में 5 मई 1789 यानी कि 5 मई 1789 की एक घटना के बारे में परिचित कराने वाला हूँ। दरअसल जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो राजा था उसने टैक्स में वृद्धि कर दी, लेकिन दोस्तों टैक्स में वृद्धि ऐसे ही नहीं की जा सकती, उसके लिए असेंबली बुलाई जाती थी और उसकी मत के अनुसार ही टैक्स में वृद्धि की जाती थी। तो दोस्तों इस बार भी ऐसा ही हुआ। लुईस 16 ने एक सभा का आयोजन किया और उस सभा में 300 लोग फर्स्ट और सेकंड एस्टेट से आए, यानी कि 300 लोग फर्स्ट एस्टेट से और 300 ही सेकंड एस्टेट से आए, जिनके लिए सभा में कुर्सियां लगाई गई और वो सब लोग 300 एक तरफ और 300 एक तरफ एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठ गए। जबकि तीसरे एस्टेट के जो लोग थे वो 600 मेंबर्स थे, उसके बावजूद भी उन लोगों को फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों के पीछे खड़ा रहना पड़ा। वो लोग अपने साथ 4000 लेटर्स लेके आए थे जिनमें उन लोगों के मत थे। दरअसल वहां की प्रथा ये थी कि एक एस्टेट की एक राय बनती थी और वही मत उनका डाल दिया जाता था उस एस्टेट की तरफ से। लेकिन इस बार थर्ड एस्टेट के मध्यम वर्गीय लोगों ने ये मांग की कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मेंबर को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी समझ से किसी भी विषय को लेकर अपना वोट करे। इसी बात पे वो लोग अड़िग रहे और सम्राट के द्वारा इस बात को मना किए जाने पर उन लोगों ने सभा का बहिष्कार कर दिया, वो सभा को छोड़कर बाहर चले गए। यही वो घटना थी जिसने लोगों के अंदर जागरूकता फूट फूट कर भर दी और धीरे धीरे समय बीता और कुछ ही समय के बाद एक और घटना ने जन्म लिया जो कि 20 जून 1789 को घटित हुई। इस दिन उन लोगों ने एक सभा बुलाई और वो सभा मेरब्यू एबे सय के नेतृत्व में आयोजित की गई और ये सभा एक टेनिस कोर्ट में आयोजित की गई थी दोस्तों। वहां पर उन लोगों ने अपने आप को एक नेशनल असेंबली के तौर पर घोषित किया और ये प्रण किया कि जब तक हम राज्य के अधिकारों को कम नहीं कर देते तब तक हम इस असेंबली को हटाएंगे नहीं। इस प्रकार लोगों के मन में उन्होंने जागरूकता भरी और धीरे धीरे लोग बढ़ते रहे इस विचार की तरफ। इस विचारधारा से प्रेरित होकर लोगों ने यह सोचा कि सम्राट अब हमारे अधीन होना ही चाहिए। तो एक दिन की घटना ये हुई कि एक ब्रेड शॉप के बाहर एक लेडी खड़ी थी जो कि कुछ घंटों से वहां पर इंतजार कर रही थी ब्रेड पाने का, लेकिन अनाज की कमी होने की वजह से उसे वो ब्रेड नहीं मिल पा रही थी। तो गुस्से में आकर वो लेडी जो थी वो शॉप में घुस जाती है और वहां पर तोड़फोड़ हो जाती है। उसके बाद वो भीड़ जमा होती है जो कि मैंने आपको कहानी आरंभ करने से बताई थी, और इसके बाद वही सारी घटना जिसमें कि बेस्टिल के किले को ध्वस्त कर दिया जाता है और ये पूरी की पूरी घटना फ्रेंच रेवोल्यूशन के तौर पर देखी जाने लगी। धीरे धीरे सभी लोग इस रेवोल्यूशन से डरने लगे और जो भी नोबलिटीज के लोग थे यानी कि सेकंड एस्टेट के लोग थे उन्होंने लोगों से डरकर अपने पद को छोड़ना शुरू कर दिया, वो वहां से भागने लगे और इसी तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन आगे बढ़ी और वहां पर लोगों की सत्ता हुई। और बहुत इंतजार के बाद वो दिन आया जो 4 अगस्त 1789 को घटित हुआ। इस दिन असेंबली ने एक डेर्स पास किया और इसमें उन्होंने ये सिस्टम लगाया कि देश का प्रत्येक नागरिक अब कर देगा, चाहे वो फर्स्ट एस्टेट का हो चाहे सेकंड एस्टेट का हो। इसके बाद जो फर्स्ट एस्टेट के लोग थे उन लोगों को भी कर देने के लिए और उनके विशेषाधिकारों से वंचित करने के लिए फोर्स किया गया। अब दोस्तों अब उनके कॉन्स्टिट्यूशन को समझने का समय है। दोस्तों उन लोगों ने जो कुछ भी किया वो कुछ इस तरह था। उन लोगों ने जो 25 साल से बड़ी उम्र के लोग थे उन्होंने वोट देने का अधिकार पाया। वोट से वो लोग इलेक्टर्स और जज को चुनते थे। जो इलेक्टर्स होते थे वो नेशनल असेंबली का गठन करते थे जिसमें 745 मेंबर्स थे और वही असेंबली
राजा के द्वारा चलाई जाती थी। हालांकि राजा उस असेंबली के कंट्रोल में रहता था, लेकिन उसका हेड राजा ही होता था। साथ ही मिनिस्टर्स भी इसी असेंबली के कंट्रोल में रहते थे। इस प्रकार से वहां की न्यायपालिका और लेजिस्लेटिव असेंबली गठित हुई। दोस्तों, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की बारी थी। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला अध्यादेश कुछ इस तरह दिया गया। लोगों को समझाने के लिए इसमें कुछ साइंस का यूज किया, जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो लेडी के हाथ में, फ्रेंच लेडी के हाथ में हथकड़ियां हैं टूटी हुई, इनसे दिखाया गया कि अब फ्रांस आजाद हो चुका है। साथ ही जो बहुत सारी छड़ें एक जगह इकट्ठी करके दिखाई गई हैं, ये दर्शाता है कि वहां पर अब एकता आ चुकी है। साथ ही त्रिकोण में बनी हुई ये आंख जो सूर्य की किरणों से प्रकाशित है, ये दर्शाती है कि वहां के लोग अब ज्ञानी हैं और अज्ञान के अंधकार को उन्होंने दूर कर दिया है। साथ ही वो लोग हानु वाली स्त्री से ये दर्शाना चाहते हैं कि उनका जो कानून है वो मानवता से भरा हुआ है, क्योंकि ये कानून का ही एक मानवीय रूप है। उसके साथ दोस्तों, जो स्त्री 3 रंग के कपड़े पहने हुए हैं, ये फ्रांस के 3 राष्ट्रीय रंगों को दर्शाती है, जिसमें से लाल, सफेद और नीले रंग को उन्होंने दिखाया है। उसके साथ ही दोस्तों, इस विधि पट का जो आकार है वो भी इस बात को सोचने पर मजबूर करता है कि वहां पर यह प्रतीक दिया गया कि सभी लोगों के लिए अब समान अधिकार है, सब लोगों को समान अधिकार है। साथ ही दोस्तों, जो लाल टोपी यहाँ पर बनाई गई है, इस टोपी का अभिप्राय यह है कि ये वो टोपी है जो उन लोगों के द्वारा पहनी जाती है जो कि स्वतंत्र हो चुके हैं दासत्व से। इस प्रकार से दोस्तों, उन लोगों ने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया। और साथ ही दोस्तों, इस चैप्टर के आगे के जो अभिन्न अंग हैं उनको भी पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, उन्हें पढ़ने के लिए आप देखिएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो को। इतने ही हर्ष और इतने ही उत्साह के साथ आप उस वीडियो को देखेंगे। और उस वीडियो को देखने के लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि बस ट्यूटोरियल एजुकेशन को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना है, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो के अच्छा लगने पर इसको लाइक और शेयर जरूर करें। अब तक बस ट्यूटोरियल एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।